वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की कुंडली एनालिसिस में हम एक सेलिब्रिटी जिनका नाम हिमेश रेशमिया है, उनकी कुंडली का एनालिसिस कर रहे हैं। अब इनका जो जन्म है वो 23 जुलाई 1973 रात के 12:28 भावनगर में हुआ है। ठीक है। अब जैसे कि पीछे हम चार्ट में देख रहे हैं, ये मेष लगन की कुंडली है। तो नंबर 1 लिखा हुआ है, तो मेष लगन की कुंडली है। तो पहले अब जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो मैंने वीडियो डाला हुआ है, राशि और लग्न का जो संबंध है कि चर, द्विस्वभाव और स्थिर राशियाँ, तो उसके अंतर्गत आप देखिए कि चंद्रमा यहाँ पे कहाँ स्थित है, पहले घर। तो चंद्रमा क्या है, चर राशि में। ठीक, तो ये पहला घर चर राशि का हो गया। तो ये लाइटनिंग, इनका मन बहुत जल्दी कोई भी काम करने के लिए कहो तुरंत ये तैयार है कि हाँ भाई हम तुरंत के तुरंत तैयार। तो तन और मन एक साथ लग जाता है, बड़े क्विक हैं ये डिसीजन लेने में, ज़्यादा सोचते विचारते नहीं है, फटाक से ये डिसीजन लेते हैं और उसके लिए ये तैयार भी हो जाते हैं। अब वो डिसीजन अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, क्योंकि जल्दी में लिए हुए डिसीजंस कई बार गलतियां करा देते हैं। कई बार ये जल्दी में लिए हुए डिसीजंस आपको रातों रात लखपति अमीर भी बना देते हैं। तो यहाँ 50-50 चांसेस हो जाते हैं जीतने के और हारने के, दोनों के। पर हमको ये देखना चाहिए कि पहले घर में एनर्जी किसकी है, सूर्य की और मंगल की है। और यहाँ पे जो ग्रह भी बैठा हुआ है वो कौन है, चंद्रमा। अब चंद्रमा जो है सूर्य और मंगल दोनों के ही मित्र हैं, पर सूर्य के तेज से वो थोड़े बहुत परेशान जरूर हो जाते हैं। पर यहाँ पर चंद्रमा की उपस्थिति एक राजयोग बनाती है। तो इसका ये मतलब है कि ये अपने मदली इंस्पायर्ड है। इनके जीवन में अपनी माँ से ये बहुत ही ज़बरदस्त इंस्पायर्ड है, और माँ ही इनके जीवन में इनके प्लान्स, इनकी लाइफ, वो सब गाइड करती है। क्योंकि लगन में चंद्र है ना, तो ये अच्छी बात है। अब हम दूसरे भाव में जब पहुँचते हैं तो दूसरे भाव में दूसरा लिखा हुआ है। तो परिवार, दूसरा भाव किसका है, शुक्र का घर है, और शुक्र के घर में शुक्र का भाव लिखा हुआ है। ठीक, तो ये भी बढ़िया है। अब दूसरा घर जो है वो आपकी वॉइस का भी कारक है। यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है कि जब स्वराशि हो गया है, ठीक है, तो स्वराशि होने का क्या मतलब हो गया कि अब ज़मीन जायदाद और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का सुख जो इनको मिलना चाहिए वो मिलेगा आराम से। अगर इनकी लाइफ में मतलब इनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए जो इनको यथाउचित करना चाहिए वो ये करते हैं। और क्योंकि ये वॉइस का कारक है, तो फिर आप देखिए कि जब यहाँ पे शुभ प्रभाव है तो वॉइस भी इनकी अच्छी है। अब हम थर्ड हाउस पे जब आते हैं, तो जब थर्ड हाउस पे आते हैं तो यहाँ 2 ग्रह बैठे हुए हैं थर्ड हाउस में, शनि और केतु। इससे तो सिंपल सी बात है, इनके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे इनका संबंध पहली बात तो शनि केतु बहुत ख़राब कर देते हैं। ठीक है, अब शनि केतु के बीच में अगर आप देखें तो शनि जो है वो केतु के मास्टर होते हैं। केतु और राहु शनि के एजेंट होते हैं। तो जैसे कर्म आदमी करता है वैसे ही फल इसे मिलते हैं। तो शुरुआती जीवन में इन्होंने बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा घिसाई करी होगी। शुरुआत का जीवन इनका अच्छा नहीं हुआ होगा, एक चीज़ के लिए ये बहुत परेशान होते होंगे, और काफ़ी इनके साथ चीटिंग भी हुई होगी शुरुआती जीवन में। जो उन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया होगा या जो गाने लिखे होंगे, उसके साथ इन्हें काफ़ी चीटिंग का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात,
इन्हें अपने छोटे भाई बहनों के समक्ष भी एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि इन्हें उनसे भी चीटिंग का सामना करना पड़ सकता है। पर यहाँ पर एक चीज़ और है कि केतु और शनि की उपस्थिति यहाँ पर इस घर को इस्टेब्लिश कर देती है। शनि जिस जगह भी होते हैं उस जगह को वो इस्टेब्लिश कर देते हैं। अब जो थर्ड हाउस है ये हमारे थ्रोट का भी हाउस है, तो यहाँ थ्रोट भी पॉजिटिव हो गया है। तो सिंगिंग के लिए एक तो वॉइस पॉजिटिव हो गई और दूसरा यहाँ पर थ्रोट शनि ने पॉजिटिव कर दिया है। मतलब शुरुआत में इन्हें भले ही किसी ने पूछा हो, लेकिन एट लेटर पॉइंट ऑफ स्टेज इनको सब पूछते हैं और इनकी सब जगह नाम और शोहरत भी होती है। पर यहाँ पर केतु का होने का एक और इंडिकेशन है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये अपने थ्रोट से, अपने गाने से, जिसको इन्होंने इतना मतलब इस्टेब्लिश करने में टाइम लगाया होगा बिकॉज शनि है, तो ये इसको इसमें इंटरेस्ट लूज़ कर देंगे कि बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया होने लगता है। तो कहते नहीं है कि आदमी किसी एक चीज़ को करते करते, भोगते भोगते और उसमें अच्छा बुरा सब सहते हुए अंत में वो परेशान हो जाता है, कहता है बस अब बहुत कर लिया, किसी चीज़ को हमने बहुत कर लिया, अब एक ब्रेक चाहिए। ये इनकी लाइफ में आगे ज़रूर आएगा। तो शुरुआती जीवन में संघर्ष, पर बाद में यही गला इस्टेब्लिश हो जाएगा, जिस गले को शुरुआत में लोगों ने समझा नहीं होगा, लेकिन बाद में जब लोगों को समझ में आया तो उन्होंने ये गला फिर इस्टेब्लिश कर लिया। अब इसी प्रकार से जब हम आते हैं फोर्थ हाउस में, तो यहाँ पर सूर्य और बुध बैठे हुए, और बुध भी देख लीजिए किसका है, अस्त का बुध। मैंने आपको पहले की एनालिसिस में भी बताया है कि जिनके भी अस्त के बुध होते हैं उनके छोटे भाई बहन या तो होते नहीं है या किसी काम के नहीं होते, निकम्मे होते हैं, किसी काम नहीं आते हैं लाइफ में वो छोटे भाई बहन, जिनके लिए जातक अपना जीवन पर्यंत दौड़ता भागता मरता खपता रह जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर लेकिन बुध आदित्य राजयोग दे रहा है अस्त बुध का, तो ये मतलब आपकी वाणी अच्छी हो जाएगी। तो ये सिंगिंग के लिए फिर अच्छा हो गया, थर्ड इंडिकेशन इन द कुंडली कि अस्त का बुध होना चाहिए। अब यहाँ पे सूर्य और बुध का संबंध सामने दिखा रहा है कि यहाँ बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। कहाँ बन रहा है? फोर्थ हाउस में बन रहा है। फोर्थ हाउस में स्वयं की राशि बैठी हुई है, फोर्थ हाउस। तो अब यहाँ पर इनको जितनी बड़ी इच्छा हो, बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस और क्या कहते हैं जो भी सुख सुविधा होती है, जो फोर्थ हाउस जिस चीज़ के लिए होता है, और फोर्थ हाउस हमारा मदरलैंड भी होता है, तो अपने देश में ज़बरदस्त ख्याति मिलने की इनको 100% चांस है, क्योंकि यहाँ पे बुध आदित्य राजयोग भी बन रहा है। और इनका जो यश कीर्ति है वो सूर्य के समान कीर्तिवान होगा, और इनकी अपनी मदरलैंड में होगा, क्योंकि चौथा भाव मदरलैंड का है, वो अपने ही घर में बैठे हुए हैं। ठीक है। अब क्योंकि बुध वाणी का और कम्युनिकेशन का भी घर है, तो अपने जन्म स्थान पर अपने परिवार में वाणी की वजह से ये जाने जा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सिंगिंग का एक और अच्छा इंडिकेशन है, सुख वैभव संपत्ति सबके लिए बहुत अच्छा है। तो आप देख ही रहे, मैं हार्ट दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे नीचे डाउनवर्ड एरो है वही मैलिफिक इफेक्ट देता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ। अब सुख का भाव इनका बहुत ही अच्छा है और सिंगिंग से रिलेटेड है। जब हम फिफ्थ भाव में आते हैं तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शुक्र बैठे हुए हैं। अब शुक्र जब भी फिफ्थ हाउस में आते हैं वो उच्च के हो जाते हैं। अब ऐसा जातक जीवन में चाहे कैसे भी पोजीशन में हो लाइफ में, चाहे वो कैसे भी घर का हो, चाहे वो कैसे भी दयनीय स्थिति में हो, उसे कभी पैसे की किल्लत नहीं होगी। भर भर कर यहाँ पे शुक्र पैसा देता है, भले ही जातक कभी न कभी परेशान हो पैसों के लिए, लेकिन ग्रेजुअली एट लेटर पॉइंट ऑफ स्टेज या मतलब अपने ही पूरे अच्छे जीवन काल में वो हमेशा पैसा उसे कहीं ना कहीं से तो मिलता रहता है, और उसका पैसा राजा का पैसा होता है। यहाँ पे शुक्र आपको ढेर सारे एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स दे सकता है, लव मैरिज दे सकता है, अर्ली मैरिज दे सकता है, क्योंकि शुक्र उच्च का हो गया है। अब जब शुक्र उच्च का है तो आपको जल्दी मैरिज करा देता है।
और ख़ास तौर पे 5th हाउस पे। याद रखिए जब भी 5th हाउस में आपके शुक्र आएंगे और उठ चुके होंगे, आपकी जल्दी मैरिज हो जाएगी, जल्दी मैरिज। लेकिन यहाँ पर क्योंकि शुक्र और सूर्य कोई मित्र तो है नहीं, शुक्राचार्य तो दैत्य हैं और सूर्य के घर में बैठे हुए हैं, तो सूर्य के घर का भी प्रभाव शुक्र पे पड़ेगा, तो इनकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। और इसका कॉज ऑफ कंसर्न क्या हो सकता है? इनके लव अफेयर्स, क्योंकि लव अफेयर्स तो इनके इतने मल्टीपल होंगे कि जिनकी कोई काउंटिंग नहीं होगी। एक जाएगी तो दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी तो तीसरी आएगी। इनफैक्ट अपने जीवन काल में ऐसा कोई दिन या टाइम नहीं होगा जब ये किसी या किसी के साथ रिलेशनशिप में ना हो। ये अपने जीवन के अंत समय तक किसी न किसी औरत के साथ हमेशा संबंध में रहेंगे, ये कभी खाली बैठ ही नहीं सकते। और यहाँ पे आप देखिए कि 5th हाउस में खुद 5th हाउस है, मतलब राजा के घर में राशि भी राजा की ही है। तो अब ये जो पैसा कौड़ी ये कमाएंगे वो राजा जैसा सुख देने वाला इनको होगा। बस इनको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये किसी से झूठ ना बोले। जिस दिन ये झूठ बोलने लगेंगे उसी दिन इनकी हानि स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सूर्य को एक और मैलिफिक इफेक्ट ये शुक्र देता है कि औरतों की वजह से ऐसा जातक अपनी पत्नी से झूठ बोलता है। और शुक्र जहाँ पे 5th हाउस में बैठा होता है कि 100 में से 90% केसेस में तो मैंने देखा है कि ऐसे लोगों की 2-2 शादियाँ हो जाती हैं। ये केवल हिमेश रेशमिया की बात नहीं है, आप और भी कुंडली की एनालिसिस करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा कि जब आप शुक्र को देखते हैं 5th हाउस में, तो आप ये जान लीजिए कि ऐसे जातक की 2 शादियां हो सकती हैं, मतलब एक ब्रेकअप भी हो सकता है बिकॉज ऑफ लव अफेयर्स। और ऐसे जातक की जिसके शुक्र यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे जातक की एक लड़की ज़रूर होती है, एक लड़की इसको ज़रूर होती है। अगर यहाँ पर किसी मेल प्लैनेट का एस्पेक्ट हो, जैसे कि यहाँ पर शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है और सामने 9वें घर में राहु बैठे हुए हैं, तो मेल प्लैनेट्स मेल चाइल्ड होने के भी चांस रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर तो शुक्र उच्च का हो गया, इसका मतलब इनके पास यश, संपत्ति, पैसे तो बहुत होंगे। तो ये कोई भी प्रोफेशन करेंगे तो अल्टीमेटली आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, इस प्रोफेशन में रहने से, किसी भी प्रोफेशन में रहने से इन्हें अच्छा पैसा और उन्नति प्राप्त होगी। अब जब 6th हाउस में हम आते हैं तो 6th हाउस में 6th हाउस बैठे हुए हैं, तो बुध का घर बुध में, तो यहाँ पर बुध, पहले आप देख सकते हैं कि 4th हाउस में बुध आदित्य राजयोग बना रहा है, तो बुध यहाँ पर उच्च का हो गया फिर से, क्योंकि बुध के ही घर में आकर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब कि जीवन काल में इन्हें रोग, ऋण और शत्रु भले ही घेर लें, पर ये अपनी बुद्धि से, विवेक से और क्या कहते हैं क्लेवरनेस से उनको चकमा देते जाएंगे। अब हम आगे आते हैं 7th हाउस में। 7th हाउस में 7th हाउस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे शुक्र तो वैसे भी उच्च का था, और अब जब 7th हाउस यहाँ पर अपने ही घर में बैठा हुआ है और 5th हाउस में बैठा हुआ है, और यहाँ 5th हाउस में शुक्र आकर बैठ गया है, मतलब 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठ गया है, तो इनकी 100% चांस है कि लव मैरिज होगी ही होगी। और बहुत ज़्यादा चांस है कि एक से ज़्यादा मैरिज इनकी ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ ये कॉम्बिनेशन तो यही दिखाता है। इनफैक्ट 7th हाउस का 7th हाउस में बैठना आपको ये बताता है कि आपको लाइफ टाइम में कभी भी मैरिज के बगैर नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि मैरिज ही वो एक चाबी और टूल है आपकी लाइफ की, जिसके बाद आप अच्छे पैसे और यश कीर्ति कमा सकते हैं। शुक्र यहाँ उच्च का है। यहाँ पर एक चीज़ का और ख्याल रखना चाहिए कि अपनी पत्नी को जो भी दुख देगा ऐसे कॉम्बिनेशन में, वो हमेशा दुखी होगा, उसको तो ये दुख झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पैसे और किस्मत दोनों के दोनों रिलेट हो गए हैं किससे? शुक्र से। और शुक्र कौन है आपका? पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति।
तो यहाँ पे ये आपको बाध्य कर देता है कि आप अपनी पत्नी का सम्मान करें, उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें खाने पीने के लिए लाकर रोज़ दें, जो वो पसंद करती हैं वो करें, उनके साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें, उनका सम्मान ज़रूर करें, उनको अपने साथ हर जगह घूमने घामने ले जाएं। उनका जितना आप ख्याल रखेंगे उतनी जीवन में उन्नति होगी। अब यहाँ पर जब हम 8th हाउस में आते हैं तो यहाँ पर वही स्वराशि है 8th। तो आप ये मैं आपको बता दूं कि इनके जीवन काल में इनके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं। हाउस ऑफ डेथ में हाउस ऑफ डेथ की राशि है, मतलब मंगल, लेकिन क्योंकि ये मेष राशि के हैं तो इसमें इनको दोष नहीं लगेगा। तो जीवन काल में इनके चाहे गुप्त शत्रु हो, चाहे कोई भी हो, ये उनसे पार पा जाएंगे। खास तौर पे इनका, जब आप एक चीज देखिए कि 8th हाउस ससुराल का घर होता है, तो इनका ससुराल भी जो है, क्या कहते हैं, ससुराल में इनके, मैं 9th हाउस में देख रहा हूँ कि देखिए अतिचारी राहु बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये राहु का बच्चा बार बार पीछे आएगा। अब जैसे ही राहु यहाँ पर 8th हाउस में आता है, ये जातक को बहुत बड़ा बेईमान बना देता है, बहुत बड़ा बेईमान बना देता है। ऐसे जातक की मतलब धोखेबाजियों का कोई हिसाब नहीं होता है। और ये इनके क्या कहते हैं, ससुराल से हमेशा जो है किचकिच लगी होती है, क्योंकि ये मंगल का घर है और राहु यहाँ पर आकर विजिट कर रहा है। यही यहाँ पर इनकी गड़बड़ी करता है। राहु जब विजिट करता है तो इनके ससुराल से इनका संबंध या तो बनता है या फिर बिगड़ जाता है। समझ रहे? अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं कि 9th हाउस में अतिचारी राहु बैठा हुआ है। अब राहु का प्रभाव मैंने आपके अभी बता ही दिया कि 8th हाउस में पहुंचकर ये राहु कितना बड़ा बेईमान हो जाता है। एक तरफ ये झूठा हो जाता है, दूसरे तरफ ये बेईमान हो जाता है। और राहु यहाँ पर 9th हाउस में बैठकर आपको दूसरे धर्म की तरफ ढकेलने लगता है, क्योंकि 9th हाउस किसका है? बृहस्पति का हाउस है, और बृहस्पति के हाउस में राक्षस बैठ गया आकर। अब यहाँ पे जातक हिंदू है तो मुसलमान बनने की कोशिश करने लगता है, और मुसलमान है तो हिंदू बनने की कोशिश करने लगता है। इन शॉर्ट अपने धर्म को क्रिटिसाइज कर अलग होने की कोशिश करने लगता है। उसको अपने धर्म पर से विश्वास ही उठ जाता है। उसको लगता है कि उसके धर्म में शक्ति नहीं है, दूसरे धर्म का आशीर्वाद ही उसको फले फूलेगा। उसको राम से नहीं रहीम से प्रेम होने लगता है। ऐसा कॉम्बिनेशन जब 9th हाउस में राहु बैठा होता है तो जरूर होता है। राहु यहाँ पर बैठकर आपका एक धन का जबरदस्त हानि करता है। अब आपको सांस की बीमारी हो सकती है, या फिर आपके घर के अंदर जो थोड़े बड़े बुजुर्ग हैं उनको फेफड़ों की, लंग्स की प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपको अपने घर की चिमनी जरूर सही करवा लेनी चाहिए। अगर आपके घर में चिमनी बार बार खराब हो रही है, इलेक्ट्रिक चिमनी, तो ये संकेत है कि राहु आपका एक्टिव है। आपको बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए जब 9th हाउस में राहु आए, क्योंकि धर्म के घर में अधर्म आ गया है। कोई भी एडिक्शन, कोई भी धर्म विरोधी कार्य, नॉनवेज, मांस मछली, गलत औरतों और गलत लोगों का संगत, ड्रग्स, ये सब राहु के ही सिंबल्स हैं। और 9th हाउस में एक आदमी को ये यही कराने लगते हैं। ये इसको घोर डिप्रेशन में या घोर नशे में डुबोने लगते हैं। आदमी को समझ नहीं आता है, उसको भ्रम में रहता है कि वो क्या कर रहा है। इसके एक और पहलू है कि अगर आदमी ये सब नहीं कर रहा है, ड्रग्स वग्स, तो फिर वो दूसरी तरीके से अपनी किस्मत को खोलने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि ये धन का भाव है। तो धन को भाव खोलने के लिए यहाँ राहु बैठ गए। अब ये जादू टोना, तंत्र मंत्र, इनके चक्करों में, पोंगा पंडितों के चक्करों में फंस जाएंगे और अपना नुकसान करेंगे। यहाँ राहु 9th हाउस में आपको एक भ्रम पैदा करा देता है कि आपको पैसा मिलने वाला है,
इसका मतलब आपका शेयर बाजार में नुकसान होने वाला है। पहले तो ये राहु आपको पैसा कमा कर देगा, आपको ऐसा लगेगा कि अरे भाई मेरे पास तो बड़ा पैसा है, पर जिस वक्त राहु आपको पटकेगा, जब भी आपकी राहु की महादशा आएगी तो वो पटकना स्टार्ट कर देगा और फिर आपके धन का जोरदार हानि होगा। कहाँ से? शेयर बाजार से। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको जीवन काल में बहुत सोच समझ कर लगाएं, खास तौर पे राहु काल में, क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट के डूबने की बड़ी ही आशंका है। और ये राहु आपके लिए जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना तीनों खोल सकता है। मतलब ये आपको तीनों जगह पहुंचा सकता है, जेल भी पहुंचा सकता है, दवा खाना भी पहुंचा सकता है और पागल भी बना सकता है। यहाँ राहु आपको ज़बरदस्त भ्रम देता है कि आप बहुत सही रास्ते पे चल रहे हैं और आपके दोस्त बहुत सही हैं, लेकिन असल में आप कोई एक ऐसे रास्ते पे, एक ऐसे छलावे में चल रहे हैं जो सही था ही नहीं शुरू से आपके लिए। अब जब हम 10th हाउस पे ध्यान देते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे नीच के वक्री गुरु बैठे हुए। तो गुरु एक बार अपने घर में आते हैं, पैसा देते हैं और उसके बाद वापस 10 में चले जाते हैं और फिर कंगाल बना देते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी शख्सियत है, हस्ती है, इन्होंने बड़ा पैसा कमाया होगा, बट मैं ये बेट कर सकता हूँ कि जिस भी प्रोफेशन में ये होंगे, किसी में भी, तो गुरु का भाई वो प्रोफेशन है। जैसे गुरु 10वें घर में आपको अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। इन्हें अपने फ्यूचर के लिए लाइफ में रेंटल इनकम वाली प्रॉपर्टीज़ खड़े करते रहना चाहिए, चाहे उन्हें ये लोन पर ही क्यों न ले लें, चाहे ये किसी भी तरह से कोई भी प्रॉपर्टी रेंटल इकट्ठा करना चाहिए इनको। इसलिए क्योंकि एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम इनका जो भी प्रोफेशन होगा उसमें ये बहुत अच्छा नहीं कर रहे होंगे और इनके खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उस तरह की फिर कमाई नहीं रह जाएगी। इसलिए ऐसे जातक जिनका गुरु 10वें भाव में है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, चाहे ये मिस्टर हिमेश रेशमिया ही क्यों ना हो। एक एक पैसे के लिए गुरु जो है मोहताज कर देता है। भले ही आदमी दिखने में बाहर से आपको करोड़पति अरबपति दिखाई पड़े, पर उसके मन से पूछो उसकी क्या स्थिति है, वो कैसे खर्चे पूरे कर रहा है। वो खर्चे जो बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में, क्योंकि समाज में क्लास मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है और गुरु अपना क्लास मेंटेन करने के लिए सब कुछ निछावर कर देता है, कोई काम नहीं करता। यहाँ पे गुरु जो है सोचता है कि कोई और कर दे, मैं आशीर्वाद दे दूँ। गुरु बहुत डिपेंडेंसी दे देता है यहाँ 10वें भाव में, बहुत डिपेंडेंसी, कि कोई और मेरे लिए कुछ कर दे और वो मुझे मिल जाए, मुझे मेहनत ना करना पड़े। जब भी यहाँ पर आप आलसी हो जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका पतन बहुत तेज़ी से हो जाएगा। इसलिए ऐसे जातक जिनका गुरु 10th हाउस में है उन्हें शनि की चुस्ती और चालाकी चाहिए, क्योंकि ये घर शनि का है। तो शनि की चीज़ें जो हैं, आप शनि देखिए कि कौन सी स्थिति में, शनि पीड़ित अवस्था में है। यहाँ पे तेल का दान करिए, शनि का घर मजबूत करना है। शनि पीड़ित अवस्था में केतु के साथ, भले ही अपने मित्र के घर में बैठे पर वहाँ पीड़ा ही दे रहे हैं। तो इसलिए आपको शनि के तेल का दान करना चाहिए। यहाँ पर गुरु जो है उनकी चीज़ों का भी जो है थोड़ा सा दान कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु धन नहीं देते हैं, गुरु केवल ज्ञान देते हैं, वाणी देते हैं, सरस्वती हैं। और यहाँ कर्म का भाव है, पंडित जी काम नहीं कर पाते, समझ रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी बैड। इवन चाहे हिमेश रेशमिया हो, मैं वही बात बोलूँगा कि प्रोफेशन हाउस में इनको बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। अब जब हम 11th हाउस में देखते हैं तो इनका जो भाग्य है वो भाग्य के ही भाव में, तो ये बहुत ही बढ़िया चल रहा है, इनका भाग्य भी अच्छा चलेगा लाइफ में और ये जैसी इच्छा करें वैसी चीज़ें इन्हें मिलती रहेंगी लाइफ में। अब यहाँ हम जब 12वें भाव में आते हैं तो फिर हम एक ग्रह देखते हैं, मंगल। अब मंगल आप समझिए जब 12th हाउस में बैठता है तो अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं
लाइफ में। तो इसकी एक बहुत सिंपल सी रेमेडी कि अपने साउथ डायरेक्शन के घर में, मतलब घर के साउथ डायरेक्शन में एक रेड कलर का आपको बल्ब जला देना चाहिए। उससे क्या होता है, और वो लगातार जलते रहना चाहिए, ये नहीं कि उसे बंद कर दें, वो रेड बल्ब हमेशा जलते रहना चाहिए। तो जो आपके जो एक्सीडेंट्स और जो डिजीज़ेज और सडन प्रॉब्लम्स हो रही हैं ऑपरेशंस की, सर्जरीज़ की, क्योंकि सर्जरीज़ तो होंगी होगी, तो वो सब सही हो जाती हैं। दूसरी बात, मैंने आपको पहले के लेसन में बताया था कि मंगल जब आपके 12th हाउस और 8th हाउस और 6th हाउस में होता है तो देयर इज़ अ वेरी बिग चांस कि आपका डिवोर्स हो रहा है। अब आप देखिए मंगल इनके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी हिमेश रेशमिया जी के बारे में, तो पता चला कि हाँ भाई, इनका तो डिवोर्स भी हुआ है। अब डिवोर्स भी कब हुआ था इनका? डिवोर्स तब हुआ था जब मंगल की महादशा चल रही थी, और फिर रीमैरिज भी हुई है। उसके बाद आप एक देखिए कि अब 2040 तक इनकी राहु की महादशा चलेगी। अब राहु की महादशा जब चलेगी तो राहु इज इन 9th हाउस। इनको बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए, इन्हें शेयर बाजार से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक राहु की दृष्टि इनके स्वयं लगन पे पड़ती है और यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है, यहाँ ये ग्रहण योग बना देता है। और फिर उसके बाद एक दृष्टि उसकी पड़ती है 3rd हाउस में, जहाँ शनि केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं और राहु भी पहुँच गए, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद एक इसकी बच्चों की दृष्टि पे पड़ती है, बच्चों के और लव अफेयर्स के और क्या कहते हैं प्रेम संबंध के घर पर भी पड़ती है राहु की दृष्टि। तो सब कुछ बढ़िया चलते चलते अचानक इनका खराब हो जाएगा। इनकी तबीयत भी बहुत ज़बरदस्त खराब होगी। इनको हो सकता है सर का कोई प्रॉब्लम हो, हिमेश रेशमिया जी को। अभी 2040 तक के बीच में इनका यह है। अभी मैंने प्रत्यंतर दशा वगैरह देखी नहीं, मैं एक जनरल प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि इनको सर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, कि इनको माइग्रेन हो जाए या ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज या ऐसा कुछ, मतलब ब्रेन से रिलेटेड इन्हें इस बीच में प्रॉब्लम हो सकती है। और इनके थ्रोट में इन्फेक्शन भी हो सकता है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है। और इनके जो घर में बच्चे हैं तो उनके ऊपर भी आफत आ सकती है। तो यहाँ पर इन्हें राहु का उपाय करना चाहिए, क्योंकि राहु की महादशा इनकी 2040 तक चलेगी और राहु इनके एक अच्छे घर में नहीं बैठा हुआ है, वो बुरे प्रभाव देने के लिए तड़ातड़ खड़ा हुआ है। तो ये मैंने आपके सामने सूक्ष्म विश्लेषण किया श्री हिमेश रेशमिया जी का। अब हिमेश रेशमिया जी का जो पहला हिट सॉन्ग था वो 1998 में इन्होंने पहले म्यूज़िक कंपोज़र की तरह आए और प्यार किया तो डरना क्या का गाना जो है म्यूज़िक कंपोज किया। फिर 2003 से 2010 तक इनका सबसे हाइट ऑफ करियर था। तो आप देखिए किसकी महादशा चल रही थी उस वक्त? मंगल की महादशा चल रही थी, ठीक है। और जब मंगल की महादशा चल रही थी मंगल की महादशा 2022 तक चल रही थी। इसी पीरियड में देखिए इनका डिवोर्स भी हुआ और रीमैरिज भी हुआ। और इनकी पहली मैरिज 1973 में हुई थी। तो अर्ली मैरिज भी हो चुकी थी, 2 मैरिजेस भी हुए इनकी। और एक्टिंग का करियर इन्होंने चूज़ किया 4 नवंबर 2013 में। तो जब आप 2013 की बात करते हैं तो आप ये देखिए कि कहाँ तक चल रही है, कौन सी महादशा चल रही थी। 2015 तक इनकी क्या कहते हैं चंद्र की महादशा चल रही थी। तो चंद्र इनका जो है चर राशि में है बैठा हुआ। तो इसका मतलब इन्होंने क्विक डिसीजन लिया और तुरंत के तुरंत तुरंत बोले हाँ चलो बनते हीरो, चलो बनते हीरो, फटाफट ऐसे इन्होंने डिसीजन लिया अपनी उस चंद्र की महादशा में। और जब इनका डिवोर्स और रीमैरिज हुआ तब भी आप देखिए यहाँ पे मंगल की महादशा चल रही थी 2022 में, मैंने इंडिकेट कर रखा है। और अब इनकी 2040 तक राहु की महादशा चलेगी। इन्हें बहुत सतर्क रहना चाहिए, अपने पैसे ने सोच समझ के
इन्वेस्ट करने चाहिए। मैं बोलूँगा इन्हें प्रॉपर्टी और ख़ास तौर पे रेंटल इनकम वाली प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। शेयर बाज़ार से दूर रहना चाहिए। शेयर बाज़ार में इनका बहुत पैसा चला जा सकता है इस बीच, और ये बहुत बीमार भी हो सकते हैं, और इनके बच्चे के ऊपर भी प्रॉब्लम है। इन्हें राहु के उपाय ज़रूर करवाने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।